नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे शो एक खास मुलाकात विद चैताली हिमांशु झवेरी में। आज हमारे साथ जो शख्सियत है वो किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वे चंडू शंकर पंचांग करता है, जन्म कुंडली विशेषज्ञ है, प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ है, मुख प्रश्नोत्तरी के जन्मदाता भी है, गर्भ संशोधन गणित के विशेषज्ञ है और केशवी जातक जन्मपत्री के विशेषज्ञ भी है। तो स्वागत करते हैं, आज हमारे साथ है पंडित राजेंद्र कृष्ण बिशा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत हमें भी अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए। पहले अपन ने काफ़ी चर्चाएं की हैं ज्योतिष के संबंध में, और आज आपका जो भी विषय होगा तो मैं पूरा प्रयास करूंगा उसका जवाब देने के लिए। तो आप जी बिल्कुल सर, जो हमने लास्ट टाइम जहाँ से छोड़ा था वहाँ से बहुत सारे व्यूअर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, बहुत भर भर के हमें ईमेल्स भी आए हैं, तो उसी के संदर्भ में हम आगे बात करेंगे। हमारा पिछला टॉपिक था, दर्शकों को मैं बताना चाहूँगी, गर्भ संशोधन, जो कि आदान कुंडली के ऊपर पूरी तरह से निर्भर है। पूरी तरह से ये साइंटिफिक और मैथमेटिकली प्रूवन है। लेकिन जो क्वेश्चनिंग हमारी लोगों की मन में आई है वो ये है कि ये इतनी सटीक जो गिनती है, गणित है, ये किस साइंस पे बेस्ड है और आप इसको किस तरह से देखते हैं और इतना सटीक ये किस तरह से जवाब आता है? इसमें ऐसा है कि ज्योतिष जो है वो गणित ही उसमें प्रधान है, रीड है गणित। गणित के बगैर आपको प्रेडिक्शन करने में दिक्कत आएगी, सटीक प्रश्न को जवाब नहीं दे पाएंगे आप। तो गणित जो है वो प्रधान हो गई। तो गणित ज्योतिष और फलित ज्योतिष ये दो अलग अलग विधाएं हैं। उसमें भी त्रिस्कंद ज्योतिष है जिसमें सिद्धांत, संहिता और होरा, ये तीन प्रधान स्कंद है। स्कंद का मतलब आधार, जिसके ऊपर कोई नींव बिल्डिंग खड़ी हो, उसमें 4 स्तंभ है तो इसमें 3 स्तंभ है, जिसमें गणित जो है वो मुख्य है। और पंचांग जो आपने भी मेरे परिचय में आपने बताया, चंडू शंकर पंचांग, तो ये पंचांग जो है हमारा ब्रह्म पक्षीय पंचांग है। तो यूँ वैसे भारत में ब्रह्म पक्ष है, आर्य पक्ष है, सूर्य सिद्धांत है और दृक सिद्धांत है। अभी प्रधानतया 4 सिद्धांत जो है वो भारत में प्रचलित हैं। तो हमारा जो हम जिसके फॉलोअर्स हैं वो उसका आधार है ब्रह्म सिद्धांत। तो ब्रह्म सिद्धांत को आधार मानते हुए भास्कराचार्य ने करण कुतूहल ग्रंथ की रचना की थी। भास्कराचार्य का परिचय तो आज देने की आवश्यकता ही नहीं, वो विश्वविख्यात गणितज्ञ हुए। तो उन्होंने फॉलो किया था ब्रह्म सिद्धांत को। ब्रह्म सिद्धांत पर उन्होंने बनाई थी करण कुतूहल की वो रचना की। हमारे जो पूर्व स्टेज चंडू जी, जिनके नाम से हमने इस पंचांग का नाम चंडू शंकर पंचांग रखा है, तो चंडू जी महाराज ने फॉलो किया भास्कराचार्य को, और उस परंपरा में मैं हूँ। तो मेरा प्रधान काम है पंचांग का ये बनाना, जिसका आधार है गणित और हमारा आधार है ब्रह्म सिद्धांत। तो शायद ऐसा कह सकते हैं कि जितना मैंने सुना है कि चंडू पंचांग जो है वो आप ही की फैमिली से आया है और आप कहीं ना कहीं वो आपके पूर्वज भी रहे हैं, और इनकी भी बहुत सारी स्टोरीज है राजा के द्वारा उनका जो मान सम्मान, थोड़ा वो उसके बारे में भी सर बताइए। ऐसा हुआ कि जोधपुर में उस समय में राजा राव मालदेव, आज से 500 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, 500 साल पहले लगभग यहाँ राव मालदेव हुए थे। तो उनका विवाह तय हुआ था जैसलमेर। तो चंडू जी है वो जैसलमेर के राजपुरोहित थे। तो उनके शादी में वो जो है उनसे मालदेव का अच्छी ऐसी ट्यूनिंग बैठी कि उन्होंने उनको यहाँ आमंत्रित किया। तो वो जैसलमेर से यहाँ आए, राव मालदेव लाए थे उनको, और फिर उन्होंने यहाँ आकर के उनको राज ज्योतिषी का पद दिया। तो तब से ये पंचांग निकलता है, आज से 500 साल के लगभग। तो वो हमारे फैमिली से, या मैं गौरव है इस बात का कि ये इतना पुराना पंचांग, एकमात्र पंचांग है भारत का जो इतना पुराना है, और वो उसको हम करते हैं। तो ये हमारे लिए फख्र है बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी की और सम्मान की बात है। मेरा सवाल सर ये है
कि इतना सटीक मैथमेटिक्स, ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष अपनी ज्योतिष शास्त्र के लिए, गणित शास्त्र के लिए बहुत फेमस है, और ये सारी आर्य संस्कृति हमारी ही है जो आज पूरे विश्व में विख्यात है। जो आपने बताया कि इसके 3 आधार होते हैं, थोड़ा और आप इलाबरेट करेंगे, क्योंकि व्यूअर्स समझना चाहते हैं कि ये किस आधार पे पंचांग बनते हैं, कैसे बनते हैं, और किस तरह से इतने सटीक प्रिडिक्शंस भी कर पाते हैं। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि पंचांग जो है वो एक रेडी रेकनर है। ब्रह्म सिद्धांत तो पूरा, उसमें तो बहुत ज़्यादा डिटेल अपन इसमें डिस्कशन में 5-10 मिनट या 10 दिन भी मैं अगर प्रवचन देता रहूँ तो सिद्धांत के बारे में मैं पूरा नहीं बता पाऊँगा। पंचांग के बारे में इतना ही मैं बता पाऊँगा कि पंचांग एक रेडी रेकनर है, जिसमें इसका नाम पंचांग भी क्यों पड़ा, इसमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, ये 5 चीज़ें हैं। इनको मिला करके बनाना इसका नाम पंचांग, 5 अंक। अब तिथि, सूर्य से चंद्रमा का 12 अंश का अंतर हो, मतलब सूर्य से अगर चंद्रमा 12 अंश आगे चला जाए तो 1 तिथि होती है, 24 चला जाए तो 2 दूज तिथि होती है, 36 जाएगा आगे 36 अंश तो तृतीया समाप्त होती है। तो इस तरह से 15 180 15 × 12 बराबर 180 डिग्री। तो सूर्य और चंद्रमा साथ में होते हैं अमावस्या को, और 180 डिग्री पे है पूर्णिमा। तो वो 15 दिन में पूर्णिमा को प्राप्त होता है चंद्रमा। तो ये तो हुई तिथि। अब वार यहाँ नहीं है, सब रविवार, सोमवार, मंगलवार ये तो है ही, तिथिवार। फिर नक्षत्र, 27 नक्षत्र हैं। ये 360 का ये पूरा वो जो है नक्षत्र का वो कक्षा है 360 डिग्री। तो इनको जो है 27 भागों में बांट करके एक एक नक्षत्र की संज्ञा दी है। तो 13 अंश और 20 कला का एक नक्षत्र का मान है। तो इस तरह से नक्षत्र हो गए। तो तिथि, वार, नक्षत्र। फिर योग, योग में है सूर्य और चंद्रमा को का उनका योग से संबंधित है ये। और फिर करण, करण है एक तिथि के 2 भाग, मतलब तिथि में 12 अंश का फर्क पड़ता है, चंद्रमा और सूर्य में अंतर। करण में जो है वो 6 अंश का फर्क पड़ता है। तो एक तिथि में 2 करण कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से ये पंचांग का स्वरूप है, तिथिवार, नक्षत्र, योग, करण। अब आगे आया भाई कि ये सारी चीज़ें, अब व्रत पर्व तो सारे इसी पे निर्भर करते हैं। किसी की कुंडली बनाएंगे तो सूर्योदय की उसमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कितने बजे जन्म हुआ, तो सूर्योदय से उसका कितना अंतर हुआ, कितने घंटे कितने मिनट बाद जन्म हुआ, उसको 2.5 गुणा कर लेते हैं तो वो घटिया में, क्योंकि पंचांग का सारा कैलकुलेशन घड़ी पलों में है, घंटा मिनटों में नहीं है। आजकल तो घंटा मिनटों में बनते हैं, मगर व्यावहारिकता इसी में है कि घटीपड़ में जो है वो उसका मान रखते हैं। इसलिए आपने सूर्योदय का समय निकाला, उसके ऊपर कुंडली बनती है। अभी कौन सा ग्राइस कर रही है राशि, वो लग्न, उसको लग्न बोलते हैं। इस तरह से कुंडली का निर्माण होता है। तो इसमें पंचांग की भूमिका ही है। कोई भी आप कह भाई आज गणेश चतुर्थी कब है, क्या अमुक, वो ज्योतिषी बता पाएगा। कि आज रक्षाबंधन कब है, ज्योतिषी बता पाएगा फला दिन करना है। कई बार ऐसी कंट्रोवर्सी आती है कि इस दिन करें या इस दिन करें, तो ज्योतिषी निर्णय करता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। बने रहिएगा हमारे साथ। जीवन में हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम अवश्य है। किसी को लोनलीनेस तो किसी को सैडनेस, किसी को फाइनेंशियल समस्याएं तो किसी को डिप्रेशन। सॉल्यूशन कहाँ? अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, और मैं आपको सारे सोल्यूशन दूं। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। यू कैन हील योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। यू कैन लर्न, हील एंड ट्रांसफॉर्म विथ मी। मैं चैताली हिमांशु झवेरी, आपकी स्पिरिचुअल गाइड।
वेलकम बैक और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक खास मुलाकात चैताली हिमांशु झवेरी के साथ। सर मेरा सवाल ये था कि ये अलग अलग जो गिनती क्योंकि पंचांग जो है हमारा जो मेन आधार है जिसके ऊपर से हम बार त्योहार मुहूर्त हर चीज़ इस पे डिपेंड करती है, उसमें भी इतने कैलकुलेशन में डिफरेंस क्यों आते हैं? क्या अलग अलग कोई पद्धतियाँ हैं? आपने इतना सटीक क्वेश्चन किया है कि जो आज की ज्योतिषियों के लिए, आज के ज्योतिषियों के लिए एक बड़ी सोचनीय बात है, उसको विचार करना पड़ेगा। मैं मान लो कोई मेरी प्राचीन परिपाटी चल रही है और उसके ऊपर मैं दृढ़ता के ऊपर रहूँगा कि नहीं मैं तो यही करूँगा, तो लोगों के विचार भी जानने चाहिए। और अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिस परिपाटी को मैं अपना रहा हूँ वो सही हो, कोई ज़रूरी नहीं है, सही तो एक बात होगी। तो आपस में विचार विमर्श करके अपन उसका कोई हल निकालें तो होता है। अब आपने पूछा कि भाई ये इसमें दो फर्क क्यों है, तो पंचांग निर्माण में एक तो होता है भूकेंद्रीय तिथि और एक होती है भूपृष्ठीय तिथि। भूकेंद्रीय का मतलब ये है कि पृथ्वी का केंद्र क्या है, इक्वेटर, अक्षांश पे और 0 डिग्री अक्षांश, तो वो विषुवत रेखा पे ही होता है। तो व्रत पर्वों में तो पंचांग का कैलकुलेशन करना चाहिए, भूकेंद्रीय गणना करनी चाहिए। ये मान करके चलो कि अक्षांश इसमें 0 रखना है मुझे, क्योंकि पंचांग में अक्षांश की भी जितना महत्व है उतना रेखांश का भी है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जिसको अपन अपनी भाषा में बोलते हैं, नॉर्थ से साउथ वाली तो है हो गई रेखांश, और ईस्ट वेस्ट होगी वो हो गए अक्षांश। जो ईस्ट वेस्ट रेखा है वो जो इक्वेटर के समानांतर चलते हुए उत्तर ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएगी, ये अक्षांश कहते हैं। तो अपन के विषुवत रेखा के अगर उत्तर में है तो उत्तर अक्षांश हो गए और दक्षिण में होंगे दक्षिण अक्षांश। इसी तरह से नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण की तरफ, ये है रेखांश। अब आप देखिए कि अरुणाचल तो इतना दूर है जहाँ के 97 या 98 अक्षांश है, वहाँ के रेखांश है, सॉरी रेखांश जो है अरुणाचल के इतने, और जैसलमेर की तरफ 71 है। ठीक है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो जोधपुर का हूँ और मैं तो जोधपुर के रेखांश को ही मानूंगा, मगर अगर अरुणाचल में 8 बज रहे हैं तो जैसलमेर में भी 8 ही बजेंगे, जबकि 1.5 घंटे का लगभग फर्क है। अगर वहाँ जो है 8 है तो वहाँ तो 6:30 ही बज रहे होंगे दूसरी जगह। तो ऐसा तो नहीं है, भारत में तो सब जगह। तो भारत में एक रूपता के लिए कि भाई एक रहे, वहाँ भी 8 बजे तो यहाँ भी, तो ये समय की जो एकता है वो इसलिए रखी हुई है कि भले ही अलग अलग रेखांश हैं लेकिन स्टैंडर्ड रेखांश 82-30 माना है भारत का। भारत का स्टैंडर्ड रेखांश जो है वो 82-30 है, इसलिए माना है कि वहाँ से उसको जोड़ करके आधा कर दिया, 82-30 आता है। तो कहीं भी आप जाओ भारत में, वहाँ जितना समय वहाँ घड़ियाँ बता रही है तो वो भी होती हुआ। मगर अगर इस तरह से अपन व्रत पर्वों में करें और उसमें अगर मैं ये कहूँ कि भाई मैं तो भूपृष्ठीय पंचांग मैं तो चाहता हूँ, तो मेरे हिसाब से तो कोई आज चौथ है तो अगर दूसरी जगह तो तृतीय ही चल रही होगी, तो ये दिक्कत है। तो सभी पंचांगकर्ताओं को भूपृष्ठीय तिथि से तो सिर्फ जन्म पत्रियाँ वगैरह बनाओ ना, लेकिन व्रत पर्वों को अलग रखो। व्रत पर्वों का नियम जो है वो भूकेंद्रीय रखो, तो कोई कंट्रोवर्सी आएगी नहीं। तो एक स्टैंडर्डाइज जो आपने बताया कि भू केंद्रीय को प्रावधान देते हुए उसी के हिसाब से अगर व्रत पर्व सारे व्रत और पर्व अगर हम डिसाइड करते हैं तो एक स्टैंडर्डाइज चीज़ को मेंटेन किया जा सकता है और इतनी कंट्रोवर्सीज को भी हम शायद अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि इस बार मैंने देखा कि बहुत बड़ा हल्ला हो गया सिर्फ और सिर्फ रक्षाबंधन त्यौहार के ऊपर, और इतने सारे वीडियोस हमने देखे, इतने सारी चीज़ें हमने देखी कि इस समय पे ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये रावण को यही समय में भद्रकाल में इनको राखी बांधी गई थी सुरपंखा के द्वारा, तो इसीलिए उनका पूरा सर्वनाश हो गया, और बहुत डराने वाली चीज़ें भी होती जा रही है। कुछ चीज़ें जो हैं वो एक धर्म को उससे जोड़ते हुए
व्रत पर्वों को जोड़ते हो ताकि वो निरंतर जो है उसकी वो याद रहे लोगों को। वो कहानी याद रहेगी ना, जैसे मान लो आपने सही कही कि भद्रा के समय में उसने राखी बांधी और भद्रा खुद जो है वो जल गई। मतलब ये जो क्यों उसका नाम भद्रा, उसको जिसने भी बांधी रावण की बहन ने, तो वो होलिका, तो वो तो जो है वो जल गई। और प्रहलाद जिसका भी वो जो भी वो कहानी है उसके पीछे, तो इसके जरिए आपको आज भी याद है कि भाई भद्रा को मुझे टालना है जी। अगर ये कहानी नहीं होती तो लेमैन को पता नहीं चलता। आज एक साधारण व्यक्ति है, उसको ये कहानी याद है, उसको तो कहानी याद है, इसलिए तो शायद ऐसे कंट्रोवर्सी जोड़ा हुआ है द्वारा हमारा नॉलेज और बढ़ता है, ताकि याद रहे, लोगों को याद रहे, इसका लिए है। और ये जो अभी जैसे अभी बात अपनी चल रही थी कि भाई ये दो भू केंद्रीय भूपृष्ठीय, तो भू केंद्रीय के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि भू केंद्रीय, जगत गुरु शंकराचार्य ने इसके लिए बहुत प्रयत्न किए थे। तो एक ये ऐसी मीटिंगें तो बहुत हो चुकी हैं पहले भी। तो कांची कामकोटि पीठाधीश्वर शंकराचार्य ने आज से करीब 80 साल 70-80 साल हो गए, एक फाइनल निर्णय हुआ था पूरे भारतवर्ष के लिए कि व्रत पर्वों में तो भू केंद्रीय तिथि को लाओ, और ये ग्रहण वगैरह है, उदय अस्त है ग्रहों के, उसमें आप जो है ये दृक सिद्धांत को अपनाओ, भूपृष्ठीय तिथि काम में लाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो सर ऐसा माना जा सकता है कि एक तरीके से दो एक स्टैंडर्ड आपने तय किए हुए हैं, हाँ। भू केंद्रीय और भूपृष्ठीय। हाँ। तो जो नक्षत्र है वो अलग है, जो नवग्रह है हाँ। वो भी कुछ अलग उनका सिस्टम रहता है। तो कुंडली के लिए और वार त्यौहार के लिए अलग तरीके से उसे देखना चाहिए। थोड़ा सा इससे आप इलेबरेट करेंगे कि ग्रहों की इसमें क्या भूमिका रहती है और पंचांग में उसका क्या इम्पोर्टेंस? पंचांग में प्रमुख भूमिका सूर्य और चंद्रमा की है। ओके। पंचांग के अंदर सिर्फ सूर्य और चंद्रमा दो की ही प्रमुख भूमिका है। वाव। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से दो सिद्धांत के ऊपर पूरा पंचांग डिपेंड कर सकता है, फॉर जन्म कुंडली और प्रेडिक्शंस आल्सो, और वार त्यौहार के लिए भी। तो शायद ये एपिसोड में हम और इसको नहीं समा पाएंगे, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। पंडित जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे अगले एपिसोड में भी, और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को हम इसमें ज़रूर शामिल करेंगे। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, कुछ और टॉपिक्स आपके पास है, तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हम अगले एपिसोड में इसको ज़रूर इंक्लूड करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।